अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की अगली कहानी बोतल में बंद नाग। पहला हिस्सा। शाम हुई और वो यूनान के दारुल सल्तनत एथेंस पहुंच गए। अमारा ने गम्बाश को मशवरा दिया कि आजकल एथेंस में एक मेला लगा हुआ है और दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, क्यों ना हम स्पार्टा से पहले इस शहर में विशाखा की नुमाइश लगाएं। गम्बाश ने देखा कि एथेंस के शहर में बड़ी रौनक थी, बाजारों में रोशनी हो रही थी। एक मैदान में सर्कस वालों ने अपने तंबू लगा रखे थे। गम्बाश को अमारा की तजवीज़ पसंद आ गई। चलते वक्त गम्बाश ने अपनी नकली बीवी विशाखा यानी केटी के सारे बदन पर स्याह चादर इस तरह उड़ा दी थी कि उसका गोरा जिस्म कहीं से भी नजर नहीं आता था। हाथों पर भी उसने दस्ताने पहना दिए थे, सिर्फ उसके काले रंग वाला चेहरा ही खाली था। वह नहीं चाहता था कि बगैर टिकट के कोई आदमी विशाखा केटी के जिस्म को देखे जो गोरा था। गम्बाश ने एथेंस में ठहरने का इरादा कर लिया और जिस मैदान में सर्कस और खेल तमाशा दिखाने वालों के खेमे लगे थे वहीं एक तरफ अपना खेमा लगा दिया और विशाखा से कहा कि वो खेमे से हरगिज बाहर न निकले। एक छोटा सा खेमा उसने साथ ही बना दिया जहां एक लकड़ी का तख्त रख दिया। दूसरे रोज वहां विशाखा केटी को बिठाकर वो उसकी नुमाइश के लिए टिकट लगाने वाला था। अंबर मारिया और थ्यूसोंग भी उस वक्त एथेंस के शहर में योरुका के मकान पर रह रहे थे और केटी और नाग की तलाश में थे। जो ही केटी एथेंस में विशाखा की शक्ल में दाखिल हुई, सबसे पहले मारिया ने उसकी खुशबू महसूस की और खुशी से बोली, अंबर थ्यूसोंग, मुझे केटी की खुशबू आने लगी है। अब जो अंबर और थ्यूसोंग ने सांस लेकर देखा तो वाकई फिजा में केटी की खुशबू थी। वो तो खुशी से उछल पड़े। चलो इस खुशबू के साथ साथ चलते हैं। खुदा का शुक्र है कि नाग नहीं मिला तो कम से कम केटी तो इस शहर में आ गई। शाम का वक्त था। अंबर, मारिया और थ्यूसोंग योरुका के घर से सैर करने का बहाना बनाकर निकले और केटी की खुशबू के ताकुब में चल पड़े। ये खुशबू उन्हें शहर से बाहर उस मैदान में ले आई जहां सर्कस वालों ने अपने खेमे लगा रखे थे। अंबर और थ्यूसोंग मैदान में आते ही रुक गए। अंबर ने मारिया से कहा, ऐसा करो मारिया कि तुम केटी की खुशबू के पीछे जाकर देखो कि केटी यहाँ किस खेमे में है, क्योंकि खुशबू इन खेमों की तरफ से आ रही थी। मालूम करो कि वो किस हाल में है, क्योंकि लगता है कि उसे हमारी खुशबू नहीं आ रही, वरना वो हमारी खुशबू पाकर फौरन खेमे से बाहर निकल आती। इसमें कोई शक नहीं था कि केटी को अंबर, थ्यूसोंग और मारिया की खुशबू नहीं आई थी। इसलिए अगरचे उसका जिस्म केटी ही का था, मगर सर के ऊपर खोपड़ी जादूगर गम्बाश की मरहूम बीवी विशाखा की थी और चेहरा भी विशाखा ही का था और चेहरे का रंग भी काला स्याह था। अंबर, नाग, मारिया और थ्यूसोंग उसका चेहरा देखकर कभी नहीं पहचान सकते थे कि ये केटी है। हाँ, उसका अगर गोरा जिस्म देखते तो पहचान सकते थे, मगर विशाखा यानी केटी ने गम्बाश के कहने पर अपना गोरा जिस्म काली चादर से सारे का सारा ढांप रखा था। मारिया केटी की खुशबू लेती आखिर गम्बाश के खेमे में आ गई। गम्बाश और हमारा खेमे में तख्त पर बैठे बातें कर रहे थे। बाहर लैंप जल रहा था। विशाखा यानी केटी चूल्हे के पास बैठी थालियों में खाना डाल रही थी। मारिया ने खेमे में दाखिल होते ही हमारा को देखा, वो केटी नहीं थी। फिर उसने चूल्हे के पास बैठी औरत को देखा। उसका चेहरा काला और बाल काले घुंघराले थे। ये भी केटी नहीं थी। मारिया ने सोचा, हालांकि वही केटी थी, मगर चूंकि उसका चेहरा बदल चुका था इसलिए मारिया उसे पहचान नहीं सकती थी। उसने अपना गोरा जिस्म भी, जो असल में केटी का जिस्म था, स्याह चादर से ढांप रखा था। मारिया तो उसे बिल्कुल ही नहीं पहचान सकी थी। मारिया ने अब केटी की खुशबू का सहारा लेकर यह पता लगाना चाहा कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। केटी की खुशबू से चूल्हे के पास बैठी खाना डालती औरत विशाखा के पास ले गई। केटी की खुशबू उसी औरत के जिस्म से आ रही थी। मारिया बड़ी हैरान हुई कि अगर ये केटी नहीं है तो फिर इसके जिस्म से केटी की खुशबू क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। मारिया ने करीब से जाकर सूंघा। केटी की खुशबू उसी औरत विशाखा के जिस्म से आ रही थी। मारिया तो परेशान हो गई। चूंकि मारिया को कोई देख नहीं सकता था इसलिए उसने बड़े करीब से होकर विशाखा का चेहरा देखा। वो एक काली हबशी औरत का चेहरा था। आंखें स्याह थीं, नाक मोटी और चपटी थी। यह किसी तरह से भी केटी नहीं थी। मारिया जरा परे हटकर खड़ी हो गई। जादूगर गम्बाश ने उस औरत को विशाखा के नाम से बुलाया। अब मारिया को बहुत जल्द मालूम हो गया कि ये औरत जिसके जिस्म से केटी की खुशबू आ रही है इस आदमी गम्बाश की बीवी है और दूसरी औरत का नाम अमारा है जो उसकी दोस्त या रिश्तेदार है। जब इससे ज्यादा मारिया को कुछ मालूम ना हो सका तो वो खेमे से बाहर निकलकर सीधी अंबर और थ्यूसोंग के पास पहुंची। सारा हाल जाकर उन्हें बताया। वो भी बड़े हैरान हुए। अंबर ने कहा, तुम्हें वहां ठहर कर मालूम करना चाहिए था कि आखिर ये लोग कैसे यहाँ आए हैं। ये मैदान तो खेल तमाशा दिखाने वालों का है, क्या ये लोग भी कोई सर्कस या खेल तमाशा दिखाने वाले हैं। मारिया ने कहा, वो तो मैं अभी जाकर मालूम कर लेती हूँ, मगर ये मुअम्मा कैसे हल होगा कि एक काली हबशी औरत के जिस्म से केटी की खुशबू आने लगे। थ्यूसोंग सर खुजा रहा था। कहने लगा, हो सकता है इसमें किसी तिलिस्म या जादू का दखल हो। ये भी हो सकता है कि इत्तफाक से इस औरत के जिस्म की खुशबू केटी की खुशबू से मिल गई हो।
अंबर ने कहा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, फिर अब कैसे हो सकता है। इसके बाद उसने मारिया से कहा कि वो खेमे में जाकर मालूम करे कि ये औरत जिसका नाम विशाखा है अपने खावंद के साथ यहाँ किस लिए आई है और इन्होंने सर्कस वालों के खेमों के पास अपना खेमा क्यों लगाया है। मारिया ने कहा, अभी जाकर मालूम करती हूँ। मारिया तेजी से वापस विशाखा केटी के खेमे में आ गई। उस वक्त वो सब खाना खा रहे थे। मारिया ये देखकर हैरान रह गई कि विशाखा नाम की जिस हबशी औरत के जिस्म से केटी की खुशबू आ रही है उसके दोनों हाथ गोरे हैं, क्योंकि विशाखा केटी उस वक्त हाथ से खाना खा रही थी। ये एक अजीब बात मारिया को दिखाई दी थी। वो विशाखा के बिल्कुल करीब आ गई। उसे एक झटका सा लगा, क्योंकि गौर से देखने से उसे महसूस हुआ कि ये गोरे हाथ केटी के हैं। वो केटी के गोरे और लंबी लंबी उंगलियों वाले हाथों को भला कैसे भूल सकती थी। दूसरी जिस बात पर वो परेशान थी वो ये थी कि अगर इस औरत का चेहरा हबशी औरतों जैसा काला स्याह है तो इसके हाथ कैसे गोरे हैं। वो अभी ये सोच ही रही थी कि उसके खामद जादूगर कंबाश ने खाना खाते हुए विशाखा से कहा, विशाखा, इस वक्त तुम खाना खा रही हो, मगर खाना खाने के फौरन बाद अपने गोरे गोरे हाथ दस्तानों में छुपा लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वक्त से पहले किसी को ये राज मालूम हो कि तुम्हारे चेहरे का रंग स्याह और जिस्म का रंग गोरा है। विशाखा ने हंसकर कहा, कहाँ मेरा जिस्म गोरा है, मुझे तो अपने हाथ और जिस्म भी चेहरे के रंग की तरह बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है। कंबाश कहकहा लगाकर बोला, सिर्फ तुम्हें अपना जिस्म काला दिखाई देता है, बाकी सब लोगों को तुम्हारा सिर्फ चेहरा काला नजर आएगा और बाकी सारा जिस्म गोरा दिखाई देगा। विशाखा केटी ने सर झटक कर कहा, यह जादू तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। लगता है तुम किसी तिलिस्म की मदद से लोगों की निगाहों पर काबू कर लोगे। अमारा बोली, यही तो कंबाश के जादू का कमाल है कि सिवाय तुम्हारे सबको तुम्हारा जिस्म गोरा और चेहरा काला दिखाई देगा। मारिया का माथा ठिनका, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये औरत असल में केटी हो और इस आदमी कंबाश ने इस पर जादू कर रखा हो और जादू के असर से इसका चेहरा बदलकर स्याह और जिस्म वैसे ही गोरा रहने दिया हो। मारिया भी इस औरत का बाकी जिस्म देखकर यह साबित करना चाहती थी कि क्या वाकई ये केटी का जिस्म है। उसने थोड़ी देर इंतजार किया। जब विशाखा केटी खाना खा चुकी तो मारिया ने पीछे से आकर उसकी कमर पर जोर से घास का सख्त तिनका उठाकर आहिस्ता से फेरा। विशाखा ने हाथ उल्टा करके उंगली से कमर पर खुजली की। मारिया ने एक बार फिर तिनके को उसकी कमर पर मारा। विशाखा परेशान होकर कमर खुजाती हुई उठी और बोली, मालूम होता है मेरे कुर्ते के अंदर कोई चूंटा घुस गया है, मैं अभी अंदर जाकर कमीज झाड़ कर आती हूँ। विशाखा केटी तेजी से दूसरे छोटे खेमे में चली गई। मारिया उसके पीछे पीछे थी। खेमे में आते ही विशाखा केटी ने चादर उतारी और फिर कमीज भी उतार दी और उसे जोर जोर से झाड़ने लगी। मारिया ये देखकर हक्की बक्की रह गई कि उस स्याफाम चेहरे वाली हबशी औरत का बाकी का सारा जिस्म गोरा चिट्टा था। मारिया ने पहचानने में जरा सी भी गलती न की कि यह जिस्म केटी का था। मारिया तो हैरत में डूब गई। या खुदा, ये मैं क्या देख रही हूँ, जिस्म केटी का है मगर उसके ऊपर सारे एक हबशी स्याफाम औरत का लगा हुआ है। मारिया तेजी से खेमे से निकली और सीधी अंबर थ्यूसोंग के पास आ गई। उन्हें जब ये माजरा सुनाया तो अंबर सोच में पड़ गया। थ्यूसोंग बोला, मुझे यकीन है कि ये केटी ही है। इस शख्स ने जादू के जरिए इसका सर बदल दिया है और अब इसकी नुमाइश करके लोगों से पैसे बटोरना चाहता है। मारिया ने कहा, मगर उसने ऐसा क्यों किया? थ्यूसोंग बोला, जहां तक मेरा अंदाजा है इस जादूगर ने केटी का सर काटा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सर काटता तो केटी का बाकी का जिस्म जिंदा नहीं रह सकता था। मारिया ने कहा, अगर इस जादूगर ने केटी का सर नहीं काटा तो फिर वो कहाँ चला गया, क्योंकि केटी के जिस्म पर जो सर लगा हुआ है वो तो हबशी औरत का सर है। अंबर बोला, हमें खुद चलकर केटी को देखना होगा। थ्यूसोंग ने कहा, हमें मुसाफिर बनकर वहां जाना होगा। हम यही जाहिर करेंगे कि वहां मेला देखने आए हैं और हमें प्यास लगी तो पानी पीने आ गए हैं। अंबर बोला, ये ठीक रहेगा, आओ मेरे साथ। अंबर, थ्यूसोंग और मारिया मैदान किनारे से उठे और मारिया के बताने पर उस छोटे से खेमे की तरफ बढ़े जिसके अंदर केटी एक अजीब रूप में मौजूद थी। खेमे के बाहर एक लैंप रोशन था। अंबर और थ्यूसोंग खेमे के आगे रुक गए। उस वक्त गंबाश बाहर निकलकर हाथ धो रहा था और विशाखा केटी यानी उसकी नकली बीवी और असली केटी उसके हाथों पर पानी डाल रही थी। मारिया ने अंबर के करीब होकर कहा, यही केटी है। गंबाश ने अंबर और थ्यूसोंग को देखा तो पूछा, क्या बात है भाई, किससे मिलने आए हो? अंबर के ज़हन में एक स्कीम आ गई। उसने कहा, भाई साहब, मेरा नाम अंबर है, ये मेरा भाई थ्यूसोंग है। गंबाश कपड़े से मुंह साफ करते हुए बोला, तो फिर मैं क्या करूं? अंबर बोला, बात यह है कि मैं मेले में लोगों के सामने एक तमाशा दिखाना चाहता हूं, मगर मुझे पता नहीं कि यहाँ किस आदमी से मिलूं कि जो मेरे तमाशा दिखाने का इंतजाम करे। गंबाश बेनियाजी से बोला, तुम क्या तमाशा दिखाओगे मियाँ? क्या तुम आग पर चल सकते हो? अंबर ने फौरन कहा, जी हाँ भाई साहब, मैं आग पर चल सकता हूँ। मेरे पास यही एक तरकीब है। मैं ये करतब दूसरे शहरों में भी दिखा चुका हूँ। गंबाश का लहजा फौरन बदल गया। रुपए पैसे का लालची आदमी था। सोचा कि इस शख्स की मदद से भी रुपया कमाया जा सकता है। जल्दी से तख्त की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, बैठो मियाँ, यहाँ बैठो। क्या तुम्हारा ये भाई भी कोई करतब जानता है? अंबर ने कहा, जी नहीं, मेरा भाई थ्यूसोंग कोई करतब नहीं जानता।
सिर्फ मेरे पास आग पर चलने का कर्तव्य है जो मैं यहाँ लोगों को दिखाकर 4 पैसे कमाना चाहता हूँ। इतने में हमारा भी बाहर आ गई। गंबाश ने अंबर का तारुफ उसे कराया और कहा, इसका नाम अंबर है। ये कहता है कि मैं आग पर चलने का कर्तव्य जानता हूँ। अंबर और थ्यूसोंग तख्त पर बैठ गए। मारिया उनके करीब ही खड़ी रही। इस असना में अंबर और थ्यूसोंग ने बड़ी गहरी निगाहों से गंबाश की बीवी विशाखा को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल काली हबशी औरत का था। जिस्म काली चादर में छुपा हुआ था, हाथों पर दस्ताने थे। उसके जिस्म से बड़ी साफ केटी की खुशबू आ रही थी। गंबाश ने अंबर से पूछा, भाई अंबर, मैं भी यहाँ लोगों को एक अजीबोगरीब करतब दिखाने आया हूँ। मैं तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर लेता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अंबर ने पूछा, वो शर्त कौन सी है जनाब? गंबाश बोला, शर्त यह है कि तुम्हारे करतब से जो आमदनी होगी उसमें से आधी रकम मेरी और आधी तुम्हारी होगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें अपने साथ शामिल करने को तैयार हूँ। अंबर ने कहा, मुझे मंजूर है। मारिया और थ्यूसोंग को अंबर की स्कीम बहुत पसंद आई। इसकी वजह से वो केटी के जिस्म और केटी की खुशबू वाली औरत के पास ज्यादा से ज्यादा देर तक रहकर इस मामले को हल कर सकते थे। गंबाश ने अंबर और थ्यूसोंग से बड़ी खुशी खुशी हाथ मिलाया और बोला, मेरा नाम गंबाश है, ये मेरी बीवी विशाखा है और ये मेरी दोस्त अमारा है। हमारा खेमा छोटा है, तुम दोनों इसमें नहीं रह सकते। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें अपने खेमे के पीछे एक छोटा सा खेमा लगा देता हूँ। तुम दोनों भाई उसमें रहोगे, ठीक है? अंबर ने कहा, शुक्रिया गंबाश भाई, तुमने हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। करतब तो मेरे पास था, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेला ये करतब कैसे दिखाऊंगा। विशाखा खेमे के अंदर चली गई। अमारा और गंबाश वहीं बैठ गए। गंबाश ने अंबर की तरफ देखते हुए कहा, तुम आग पर कैसे चलते हो? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? अंबर बोला, नहीं भाई, जादू तो नहीं है, बस एक खास मंत्र है जिसको पढ़कर मैं आग पर चल पड़ता हूँ और उस मंत्र की वजह से आग मुझ पर असर नहीं करती। गंबाश खामोश रहा। थ्यूसोंग ने पूछा, गंबाश भाई, तुम्हारे पास कौन सा कर्तव्य है? गंबाश हंसकर बोला, ये तुम्हें वक्त पर बताऊंगा, बल्कि कल जब मैं अपने कर्तव्य को लोगों के सामने पेश करूंगा तो तुम भी उसे देख लोगे। इसके बाद गंबाश ने अंदर से खेमे का कपड़ा निकाला और उसे अंबर की मदद से अपने खेमे के पीछे जाकर लगा दिया। अंबर और थ्यूसोंग उस खेमे में आ गए। जमीन पर दरी बिछा दी गई। दोनों दरी पर बैठकर बातें करने लगे। मारिया ने आहिस्ता से कहा, अंबर भाई, तुमने ऐसी तरकीब लड़ाई है कि मैं तो हैरान रह गई। इस तरह तो हम केटी के करीब रह सकेंगे। थ्यूसोंग ने भी अंबर की स्कीम की तारीफ की, फिर कहने लगा, मारिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। इस औरत का जिस्म तो हूबहू केटी का है, मगर सर हबशी औरत का है। अगरचे उसने हाथों पर दस्ताने पहन रखे हैं, मगर मुझे यकीन है कि इसका जिस्म गोरा होगा। मारिया ने कहा, तुम कल खुद देख लेना जब ये जादूगर गंबाश लोगों के सामने उसकी नुमाइश करेगा। अंबर कहने लगा, समझ में नहीं आता कि ये केटी है तो इसका सर हबशी औरत का कैसे लगा दिया गया है, और फिर इसकी याददाश्त भी खत्म हो चुकी है। इसने हमारी खुशबू भी महसूस नहीं की और हमें पहचाना भी नहीं। थ्यूसोंग ने कहा, यह उस जादू का असर है जो इस गंबाश ने उस पर कर रखा है। बहरहाल इस मामले को हमें हर हालत में हल करना होगा और सबसे पहले हमें इस औरत विशाखा या केटी से बात करनी होगी। मुमकिन है वो कोई बात हमें बता दे। अंबर ने कहा, यहाँ आ गए हैं तो केटी से बात भी कर लेंगे। सुबह होने दो जरा, देखते हैं क्या होता है। मारिया कहने लगी, अगर ये केटी ही है तो नाग कहाँ होगा? नाग तो केटी के साथ ही था। थ्यूसोंग बोला, हो सकता है नाग पर भी कोई तिलिस्म कर दिया गया हो या फिर वो किसी दूसरी मुसीबत में कहीं फंस गया हो, मगर सबसे पहले हमें केटी का राज हल करना होगा। रात इसी तरह बातें करते गुजर गई। दूसरे रोज मैदान में जगह जगह खेल तमाशे वालों ने अपना काम शुरू कर दिया। कहीं कोई आदमी तनी हुई रस्सी पर चल रहा था तो कोई कलाबाजियां लगाकर लोगों को खुश कर रहा था। लोग खुश होकर उनकी तरफ चांदी के सिक्के फेंक रहे थे। सर्कस वाले अपने तंबू के अंदर जानवरों के तमाशे दिखा रहे थे। गंबाश ने भी अपने खेमे के साथ वाले खेमे के अंदर विशाखा यानी केटी को तख्त पर बिठा दिया था। बाहर हमारा पर्दा गिराकर बैठ गई थी। अंबर और थ्यूसोंग सामने बैठे थे। गंबाश लोगों की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कह रहा था, भाइयों, दुनिया का 8वां अजूबा देखो। एक औरत देखो जिसका चेहरा हबशी औरत का और जिस्म यूनान की गोरी औरत का है। लोग चांदी का एक सिक्का देकर खेमे के अंदर दाखिल हो रहे थे। जब खेमे के अंदर काफी लोग जमा हो गए तो गंबाश भी अंदर आ गया। उस वक्त विशाखा पर चादर डाल दी गई थी। लोग शोर मचाने लगे, हमें वो औरत दिखाओ जिसका चेहरा हबशी औरत का और जिस्म यूनानी औरत का है। गंबाश ने आगे बढ़कर विशाखा केटी के ऊपर से चादर हटा दी। लोग हैरानी से उसे तकने लगे। चादर के नीचे सचमुच एक ऐसी औरत तख्त पर बैठी थी कि जिसका चेहरा तो हबशी औरत जैसा काला स्याह था, मगर बाकी सारा जिस्म गोरा और सुर्खो सफेद था। विशाखा केटी ने सिर्फ निकर और बनियान पहन रखी थी। कई लोगों ने शक दूर करने के लिए करीब से जाकर भी विशाखा केटी को देखा। वाकई ये औरत आधी हबशी औरत और आधी गोरी यूनानी औरत थी। लोग हैरानी का इजहार करते बाहर निकल गए। इसके बाद दूसरे लोग चांदी के एक सिक्के का टिकट लेकर अंदर आने लगे। शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर गंबाश ने अंबर से कहा, अंबर भाई, अब शाम होने लगी है, अब तुम्हारे करतब दिखाने का वक्त आ गया है। मैं खेमे के अंदर आग जलाने लगा हूँ।
गम्बाश ने खेमे में से विशाखा को चादर उड़ाकर दूसरे खेमे में भेज दिया और वहां जमीन पर आग जला दी। अमारा ने बाहर लोगों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों, अब हमारे एक साथी आग पर चलेगा मगर आग उसे कुछ नहीं कहेगी। लोग बड़े शौक से ये तमाशा देखने टिकट खरीद कर खेमे के अंदर जमा हो गए। लकड़ियां पूरी तरह से जल चुकी थीं और वहां सुरख अंगारे दहक रहे थे। गम्बाश ने अंबर को इशारा किया कि अपना करतब दिखाए। त्सोंग और मारिया भी अंबर के करीब ही खड़े थे। अंबर ने आहिस्ता से जूता उतार कर परे रख दिया और खामोशी से दहकते हुए अंगारों पर पांव रखकर चलने लगा। लोगों ने ये देखकर अपने सांस रोक लिए। उन्होंने आज तक किसी इंसान को आग पर यूं इत्मीनान से चलते नहीं देखा था। अंबर न सिर्फ ये कि आग पर से गुजर गया बल्कि दहकते हुए अंगारों के बिल्कुल दरमियान में जाकर खड़ा हो गया और लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लोगों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। ये करतब देखकर गम्बाश भी हैरान रह गया। अगरचे वो थोड़ा बहुत तिलिस्म जादू जानता था मगर आग पर चलने का जादू उसे भी नहीं आता था। जब अंबर आग पर चहलकदमी करने के बाद वापस आकर जूती पहनकर बैठ गया तो गम्बाश ने उसी वक्त जहन में फैसला कर लिया कि इस नौजवान से वो आग पर चलने का करतब जरूर मालूम करेगा। रात के 10 बजे तक ये करतब जारी रहा। जब तमाशा खत्म हो गया तो गम्बाश ने वादे के मुताबिक अंबर के तमाशे की आधी आमदनी उसके हवाले कर दी। रात को जब वो खाना खाने बैठ गई तो गम्बाश ने अंबर को राजदारी से पूछा, अंबर, ये जबरदस्त मंत्र तुमने कहाँ से सीखा है? अंबर ने कहा, ये मुझे अफ्रीका के एक बूढ़े जादूगर ने बताया था। गम्बाश ने कहा, अगर तुम ये मंत्र मुझे बता दो तो मैं तुम्हारा शागिर्द बन जाऊंगा। अंबर ने मुस्कुराकर त्सोंग की तरफ देखा और कहा, गम्बाश भाई, त्सोंग के पास तो इससे भी बड़ा मंत्र और करतब है। तुम किस किस की शागिर्दी करोगे? अमारा और गम्बाश अब त्सोंग की तरफ तकने लगे। अमारा ने पूछा, त्सोंग के पास कौन सा करतब है? त्सोंग सर खुजाते हुए बोला, अंबर यूं ही मजाक कर रहा है, मेरे पास कोई करतब नहीं है। मारिया पास ही खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। विशाखा केटी भी चूल्हे के पास बैठी खाना खा रही थी। अंबर ने कहा, त्सोंग शर्मिला है, इसके पास जो करतब है वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। गम्बाश की बेचैनी में इजाफा हो गया। उसने कहा, अगर तुम मुझे त्सोंग के करतब का मंत्र भी बता दो तो मैं तुम दोनों को अपने कारोबार में पत्तीदार रख लूंगा। जो मुनाफा होगा आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा, मगर त्सोंग को पहले ये बताना होगा कि उसका करतब क्या है। अंबर ने गम्बाश के करीब होते हुए कहा, ये मैं सबके सामने नहीं बता सकता, अकेले में बताऊंगा। गम्बाश ने फौरन कहा, अभी बाहर चलते हैं, बाहर चलकर मुझे बता देना, आओ मेरे साथ। और गम्बाश अंबर को लेकर खेमे से बाहर आ गया। खेमे के बाहर आसमान पर सितारे चमक रहे थे। खेमों के आगे लैंप रोशन थे। वो अंबर को लेकर एक दरख्त के नीचे आ गया और बोला, अब बताओ तुम्हारे करतब का मंत्र क्या है? उसके बाद त्सोंग के करतब के बारे में बात करेंगे। अंबर ने कहा, मैं इस शर्त पर तुम्हें बताऊंगा कि तुम भी मुझे वो मंत्र बता दो जिसकी मदद से तुमने अपनी बीवी का आधा चेहरा स्याह और आधा गोरा कर दिया है। गम्बाश वहीं चुपसा होकर अंबर को तकने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, पहले तुम मुझे अपना मंत्र बताओ। जब मैंने तुम्हारा मंत्र पढ़कर आग पर चलकर देख लिया तो फिर मैं तुम्हें वो मंत्र बता दूंगा जिसे मैंने विशाखा पर फूंका है। अंबर उसे कौन सा मंत्र बताता? उसके पास तो कोई मंत्र नहीं था। अगर वह झूठ मूठ कोई मंत्र बताता तो गम्बाश आग पर पांव रखते ही जलने लगता। उसने कहा, अच्छा गम्बाश, तुम मुझे मंत्र ना बताओ लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दो। क्या ये औरत विशाखा तुम्हारी असली बीवी है या तुमने इसे कहीं से अगवा किया है? गम्बाश जादूगर पर यह सवाल बिजली बनकर गिरा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अंबर उससे यह सवाल पूछ बैठेगा। उसने अंबर की आंखों में घूरते हुए कहा, तुमने यह सवाल क्यों पूछा है? तुम्हें मेरी बीवी से क्या दिलचस्पी है? अंबर ने जल्दी से कहा, दिलचस्पी तो कोई नहीं है। भला मुझे तुम्हारी बीवी से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने तो इसलिए ये सवाल किया है कि मुझे महसूस हुआ था कि विशाखा तुम्हारी बीवी नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? गम्बाश ने गुस्से से कहा। अंबर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, इसलिए कि उस औरत का आधा जिस्म यूनानी औरत का है और चेहरा यूनानी औरत का नहीं। ये तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती। गम्बाश ने चमक कर जवाब दिया, खबरदार जो आइंदा मुझसे ऐसा सवाल किया। मेरे पास तो ऐसा जादू है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा चेहरा भी हबशी जैसा काला कर सकता हूँ। अंबर ने सोचा कि इस आदमी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि अभी तक केटी का मुअम्मा हल नहीं हुआ था। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, गम्बाश भाई, तुम तो नाराज हो गए। मैंने तो यूं ही अपना तजस्सुस दूर करने के लिए सवाल कर दिया था। भूल जाओ मेरे सवाल को। अच्छा, मैं ख्वाब में अपने गुरु जादूगर की रूह से पूछकर तुम्हें आग वाला मंत्र बताऊंगा क्योंकि मैं अपने जादूगर गुरु की इजाजत के बगैर ये मंत्र तुम्हें नहीं बता सकता। गम्बाश ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से उठकर वापस खेमे में चला गया। उसके जाने के बाद मारिया ने जो पास ही खड़ी थी अंबर से कहा, यह बड़ा जिद्दी और गुस्सीला शख्स है, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसे अपने कब्जे में करना होगा। अंबर ने कहा, जादूगर है, कहीं कोई मंत्र पढ़कर ना फूंक दे। मुझे अपना तो नहीं लेकिन त्सोंग का फिक्र है क्योंकि उस पर जादू का असर हो जाता है। मारिया चिढ़कर बोली, इस तरह तो हम केटी से हाथ धो बैठेंगे, उसे कभी हासिल न कर सकेंगे। हमें कोई ना कोई कदम जरूर उठाना होगा। अंबर ने कहा, जो कदम भी उठाएं हमें इस पर गौर कर लेना चाहिए। मारिया ने कहा, मैंने सब कुछ सोच लिया है, मैं त्सोंग से बात करती हूँ, तुम खामोशी से बस तमाशा देखो। मारिया ने रात को त्सोंग के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार कर लिया।
दूसरे रोज जब तमाशा दिखाने का वक्त आया तो मारिया ने थ्यूसोंग के करीब जाकर कहा, वक्त आ गया है कि तुम अपना कर्तव्य दिखाओ, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम तुम्हारा है। थ्यूसोंग ने आहिस्ता से कहा, मारिया तुम फिक्र ही ना करो, गम्बाश और अमारा के फरिश्तों को भी पता न चल सकेगा कि ये काम किसने किया है। इतना कहकर थ्यूसोंग ने इधर उधर देखा। गम्बाश ने विशाखा को खेमे के अंदर ले जाकर तख्त पर बिठा दिया था और उसके ऊपर चादर उड़ा दी थी। फिर वो बाहर आ गया और अमारा के साथ मिलकर लोगों को बुलंद आवाज में बुलाते हुए जमा करने लगा, आओ भाइयों और बहनों, दुनिया का 8वां अजूबा देखो। अंबर भी उसके पास ही खड़ा था। थ्यूसोंग मौका पाते ही खामोशी से खेमे के अंदर खिसक गया। अंदर विशाखा उसी तरह बैठी थी कि उसका सारा जिस्म काली चादर से ढका हुआ था। वो देख नहीं सकती थी कि कौन खेमे में दाखिल हुआ है। थ्यूसोंग खिसकता हुआ उसके करीब गया और पीछे जाकर अपनी उंगली उसके जिस्म के साथ लगा दी। उंगली के लगते ही विशाखा केटी उंगली जितने साइज की छोटी हो गई। वो चादर के अंदर एक नन्हे चूहे की तरह उछलने और बारीक आवाज में गम्बाश को आवाजें देने लगी। थ्यूसोंग भागकर खेमे से बाहर आकर एक तरफ को होकर बैठ गया। इतने में अमारा किसी काम से खेमे के अंदर गई तो ये देखकर हैरान रहेगी कि अंदर विशाखा नहीं थी। वो तो परेशान होकर बाहर को भागी। गम्बाश को एक तरफ ले जाकर घबराई हुई आवाज में बोली, विशाखा खेमे में नहीं है, क्या कह रही हो? गम्बाश घबराकर खेमे के अंदर गया। वहां उसकी मरहूम बीवी वाकई नहीं थी, मगर वो ये देखकर ठिठक गया कि काली चादर के नीचे कोई चीज गेंद की तरह उछल रही थी। जब वो करीब गया तो उसे पतली बारीक आवाज सुनाई दी, गम्बाश मेरी मदद करो, मुझे क्या हो गया है, मेरी मदद करो। ये आवाज विशाखा की थी। गम्बाश ने जल्दी से चादर परे हटाई। उसके नीचे अमारा और गम्बाश ने देखा कि विशाखा का कद उसकी उंगली के बराबर हो गया है और वह बेचैनी से तख्त पर उछल कूद रही है और बारीक आवाज में मदद के लिए पुकार रही है। अमारा तो दहशत ज़दा होकर खेमे के दूसरी तरफ मुंह करके भागी। गम्बाश ने विशाखा केटी को उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और वो उसे गौर से देखने लगा। वो ये समझा कि उसका जादू केटी पर उल्टा पड़ गया है, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने अमारा को करीब बुलाते हुए कहा, अमारा केटी ने ये रूप इख्तियार करके हमारी आमदनी में इजाफा कर दिया है, हम टिकट बढ़ा देंगे, क्योंकि ऐसी औरत तो सारी दुनिया में कहीं नहीं होगी। गम्बाश ने केटी के पांव धागे से लकड़ी के तख्त के बाहर को निकले हुए कील से बांध दिए और आहिस्ता से बोला, विशाखा मेरी पत्नी, तुम घबराओ नहीं, जादू उल्टा हो गया है। इसके लिए मुझे 40 दिन का चिल्ला करना होगा, मगर उस वक्त तक हम तमाशा जरूर दिखाएंगे ताकि हम भूखे न मरें। विशाखा केटी ने आजी से बारीक आवाज में कहा, गम्बाश देवता के लिए मुझ पर मेहरबानी करो, मैं इतनी छोटी बनकर नहीं रह सकती। गम्बाश ने कहा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं आज ही से चिल्ला शुरू कर देता हूँ, मगर लोगों को हम तमाशा दिखाते रहेंगे। गम्बाश तेजी से बाहर आ गया और लोगों की तरफ देखकर बोला, भाइयों, तुम खेमे में एक ऐसी औरत देखोगे जो तुम्हारी उंगली के बराबर होगी, मगर जिंदा औरत होगी। ये दुनिया का 9वां अजूबा है, इसलिए टिकट दुगना होगा। लोग उंगली के बराबर औरत देखने के शौक में धड़ाधड़ दुगने पैसे देकर टिकट खरीदने लगे। मारिया ने थ्यूसोंग से कहा, मामला तो उलट पड़ गया। अंबर समझ गया कि यह थ्यूसोंग की कारिस्तानी थी। उसने थ्यूसोंग के करीब होकर कहा, तुमने जो चालाकी की थी वो गम्बाश के हक में बेहतर हो गई है। अब वो ज्यादा दौलत कमाएगा। विशाखा उसकी बीवी नहीं है, उसे उससे क्या हमदर्दी हो सकती है भला? थ्यूसोंग सर खुजाते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, अब कोई दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। अंबर ने कहा, दूसरी चाल अब यही हो सकती है कि मारिया उसे गायब कर दे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मारिया ये सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा, मैं अभी जाकर विशाखा को उठा लेती हूँ, वो गायब हो जाएगी और उसकी चीखों पुकार भी किसी को सुनाई नहीं देगी। अंबर ने आहिस्ता से कहा, नहीं अभी नहीं, लोग शौक से पैसे खर्च करके खेमे में उंगली जितने साइज की औरत को देखने गई हैं, उन्हें तमाशा देख लेने दो, उसके बाद तुम उसे गायब कर देना। गम्बाश और अमारा उस वक्त खेमे के अंदर थे। लोग तख्त पर एक बहुत ही छोटी औरत को इधर उधर चलते फिरते बाजू हिलाते बारीक आवाज निकालते देख देखकर हैरान हो रहे थे। वाकई उन्होंने आज तक इतनी छोटी औरत कभी नहीं देखी थी। जब विशाखा का तमाशा खत्म हो गया और अंबर के करतब दिखाने का वक्त आया तो अंबर ने कहा, गम्बाश भाई, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आग पर नहीं जलूंगा। गम्बाश बोला, मगर हम तो तुम्हारे तमाशे का ऐलान कर चुके हैं, लोग तो हमारे खेमे उखाड़ फेंकेंगे। अंबर सर पर हाथ फेरने लगा, फिर बोला, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं तैयार हो जाता हूँ, मगर ये बताओ कि तुम्हारी बीवी को इतना छोटा किसने बनाया? क्या ये तुम्हारा कोई दूसरा मंत्र था? गम्बाश ने सीने पर हाथ रखकर बड़े फखर से कहा, अंबर भाई, अभी मेरे ऐसे ऐसे जादू हैं कि तुम देखो तो दंग रह जाओगे। अच्छा, अब तुम तैयारी करो, मैं आग जलाने लगा हूँ। जब अंबर का तमाशा भी खत्म हो गया तो ये सब खेमे में आकर बैठ गए और बातें करने लगे। थ्यूसोंग बार बार गम्बाश को कह रहा था, गम्बाश, तुम वाकई बहुत बड़े जादूगर हो। दुनिया में कोई जादूगर ऐसा नहीं कि जो इंसान को इतना छोटा कर दे। मैं तो तुम्हें मान गया हूँ। गम्बाश ने गर्दन अकड़ा ली थी, कहने लगा, अरे मेरा मुकाबला तो सामरी जादूगर भी नहीं कर सका। मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि एक मंत्र पढ़कर फूंकूं तो समुद्र में आग लग जाए। अंबर भी उसकी तारीफ में वाह वाह करने लगा। हमारा तख्त पर खाना लगा रही थी। गम्बाश कह रहा था, मैंने सोचा कि लोगों को कोई नया जादू दिखाना चाहिए,
चुनाचे एक खास मंत्र पढ़कर अपनी बीवी पर फूंक मारी और वह फौरन नन्ही सी चुईया जितनी बन गई और गंबाश कहका लगाकर हंसने लगा। थ्यूसोंग की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें भी मंत्र फूंक कर चूहे जितना बना दूं? थ्यूसोंग मुस्कुराने लगा। गंबाश भाई, मुझ पर तो रहम ही करो, मैं तो तुम्हारा शागिर्द हूँ। उस वक्त विशाखा केटी पास ही एक छोटी सी चौकी पर सरहाने के ऊपर लेटी हुई थी। अमारा ने भी अभी थोड़ी देर पहले उसके मुंह में दूध की 6-7 बूंदें टपकाई थी। ये उसका रात का खाना था। विशाखा केटी का दूध की 7 बूंदें पीकर पेट भर गया था और वो सो गई थी। मारी उसके करीब गई और बड़े आराम से उसे सरहाने के ऊपर से उठाकर अपनी कमीज की जेब में डाल लिया। अंबर ने सरहाने के ऊपर से विशाखा केटी को गायब होते देख लिया था। वह समझ गया कि मारिया ने अपना काम दिखा दिया है। उसने अचानक सरहाने की तरफ इशारा करते हुए घबराहट में कहा, अरे गंबाश, तुम्हारी बीवी विशाखा कहाँ चली गई? हमारा और गंबाश ने चौंक कर सरहाने की तरफ देखा। सरहाना खाली था। वो घबरा कर उठे और सरहाने के नीचे इधर उधर देखा, मगर विशाखा केटी वहां कहीं भी नहीं थी। गंबाश ने लैंप पकड़ा और उसकी रोशनी में दोनों खैमे छान मारे, लेकिन विशाखा केटी कहीं न मिली। वो सर पकड़कर बैठ गया। हमारा की तरफ देखकर बोला, कमबख्त, तुमने भी ख्याल न किया, वो उतर कर चली गई। मैंने तुम्हें बार बार ताकीद की थी कि उसके पाँव के साथ धागे से कंकर पत्थर वगैरह बांध देना। हमारा मायूसी से कहने लगी, अभी तो मैंने उसे दूध पिलाया था, उसे तो जैसे जमीन खा गई है, वो कहाँ जा सकती है? मैं एक बार फिर उसे तलाश करती हूँ। अंबर और थ्यूसोंग भी उसे झूठ मूठ तलाश करने लगे, मगर थोड़ी देर बाद सब थक हार कर बैठ गए। गंबाश की तो सारी दुनिया लुट गई थी। अब तो उसके पास तमाशा दिखाने को कुछ भी नहीं था। उसने अंबर की खुशामद शुरू कर दी। कहने लगा, अंबर भाई, मेरी बीवी को किसी दूसरे जादूगर ने उठा लिया है। उसने मुझसे किसी शय का बदला लिया है। कल से अब तुम ही आग पर चलने का करतब दिखाओगे। अंबर आहिस्ता से बोला, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, शायद अब मैं कुछ रोज अपना करतब नहीं दिखा सकूं। गंबाश और हमारा परेशान हो गए। गंबाश ने कहा, अंबर भाई, तुम फिक्र ना करो, बेशक 2 रोज आराम कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, इकट्ठे ही रहेंगे। अंबर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहकर तमाशा दिखाने को तैयार हूँ, मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो कि तुम उस औरत विशाखा को कहाँ से उठा कर लाए हो। हमारा चौंक कर गंबाश का मुंह तकने लगी। गंबाश की कमाई का जरिया उसे छीन लिया गया था। अब उसकी नजर अंबर के मंत्र को चुराने पर लगी हुई थी। गंबाश यही समझ रहा था कि किसी दूसरे जादूगर ने उसकी बीवी को जादू के जोर से उड़ा लिया है। उसने नाराज हुए बगैर कहा, भाई तुम अपना करतब जारी रखो, मैं तुम्हें यह राज भी बता दूंगा। अंबर ने कहा, नहीं, पहले इस राज पर से पर्दा उठाओ, फिर मैं आग पर चलने का करतब दिखाऊंगा लोगों को। गंबाश भला ऐसे कैसे राज बता सकता था, मगर वो अंबर को हाथ से खोना भी नहीं चाहता था। उसने मक्कारी से काम लेते हुए कहा, अच्छा, मैं कल सुबह तुम्हें यह राज बता दूंगा। अंबर और थ्यूसोंग अपने खेमे में आ गए। चुईया जितनी विशाखा केटी मारिया की जेब में थी, वो चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, मगर जब तक वो मारिया के पास थी उसकी शक्ल कोई नहीं देख सकता था और उसकी आवाज भी कोई नहीं सुन सकता था। मारिया ने विशाखा केटी के कान पर उंगली रख दी। अब वो मारिया की आवाज भी नहीं सुन सकती थी। उसने अंबर से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये बदमाश गंबाश तुम्हें अपनी बीवी का राज बता देगा? हरगिज नहीं, वो जरूर कोई खतरनाक चाल चलने वाला है। हमें उसकी तिलिस्मी चाल से होशियार रहना होगा। थ्यूसोंग ने भी मारिया की तायीद करते हुए कहा, गंबाश की कमाई का जरिया खत्म हो गया है, वो अब अंबर को काबू में करने की कोशिश करेगा। अंबर तुम खबरदार रहना। अंबर ने बेनियाजी से कहा, मेरी तुम फिक्र ना करो, मुझ पर किसी जादू तिलिस्म का असर नहीं होता। अगर उसने कल केटी का राज ना बताया तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। दूसरे खेमे में गंबाश और हमारा परेशान बैठे बातें कर रहे थे। गंबाश कह रहा था, मेरी समझ में नहीं आता कि विशाखा कहाँ चली गई। हमारा बोली, हो सकता है तुम्हारा जादू एक बार फिर उलट गया हो। पहले जादू ने उलटकर उसे छोटा बना दिया, फिर उलटकर उसे गायब कर दिया। गंबाश खामोश रहा। अब वो हमारा को क्या बताता कि ये उसका जादू नहीं हो सकता। वो सोचने लगा, अगर जादू नहीं उल्टा तो फिर किसने? विशाखा केटी को वहां से गायब कर दिया। सारी रात वो परेशान रहा। उसकी बड़ी कीमती शय उससे छिन गई थी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तिलिस्म काम में लाते हुए अपनी मुर्दा बीवी की खोपड़ी केटी की गर्दन पर लगाकर अपनी बीवी विशाखा की शक्ल में आधी गोरी आधी काली औरत का रूप दिया था। उसके बाद खुदा जाने ये तिलिस्म कैसे उल्टा पड़ गया और विशाखा केटी उंगली जितनी हो गई। लेकिन वो उसके पास थी और वो उसकी मदद से ज्यादा दौलत कमा सकता था। लेकिन अब तो वो भी उसके पास नहीं रही थी। वो बिल्कुल मुफलिस होकर रह गया था। आखिर ऐसा कैसे हो गया? विशाखा केटी को किसने गायब कर दिया? जब जादूगर गंबाश को कोई राह ना दिखाई दी तो उसने फैसला किया कि वो काला चिल्ला करेगा। काला चिल्ला अपने जादूगर उस्ताद की रूह को बुलाने का चिल्ला होता है। गंबाश अपने उस्ताद जादूगर की रूह को बुलाकर उससे पूछना चाहता था कि विशाखा केटी को कौन उठा कर ले गया है। ये चिल्ला उसे शहर से दूर किसी तन्हा जगह पर बैठकर करना था, जहाँ करीब ही पानी भी बह रहा हो। सुबह हुई तो वो खामोशी से जंगल की तरफ निकल गया। वहां से दूर जंगल में एक जगह शफाफ पानी की नदी बह रही थी। गंबाश नदी के किनारे दरख्त तले बैठ गया और उसने काला चिल्ला शुरू कर दिया।
1 घंटे तक वो आंखें बंद किए जादुई मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने आंखें खोल दी और नदी के पानी पर जोर से फूंक मारकर कहा, ऐ मेरे जादूगर उस्ताद, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे पास आकर मेरी मदद कर। ये जुमला गंबाश ने 7वीं बार दोहराया तो नदी के पानी पर एक जगह धुंध सी छा गई। फिर धुंध आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और उसमें से एक आदमी की शक्ल उभरी जिसके लंबे लंबे सफेद बाल थे और गर्दन में एक सांप लिपटा फुंकार रहा था। ये गंबाश के उस्ताद जादूगर की रूह थी। गंबाश ने हाथ बांधकर सर को झुकाया और अपने उस्ताद को सलाम करते हुए कहा, मेरे गुरु उस्ताद, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। विशाखा केटी को मैंने तुम्हारे मंत्रों के जरिए अपने काबू में किया था, मगर किसी ने उसे छोटा करके गायब कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे कौन उठा कर ले गया है। जादूगर उस्ताद का पत्थर जैसा चेहरा खामोश था। फिर उसके होंठ हिले और आवाज आई, गंबाश, तू जिसको ढूंढ रहा है वो तेरे खेमे में ही मौजूद है। गंबाश ने चौंक कर पूछा, गुरुदेव, ये आप क्या फरमा रही हैं? मुझे तो विशाखा केटी कहीं दिखाई नहीं देती। जादूगर उस्ताद ने कहा, तेरे खेमे में 3 मेहमान आए हुए हैं। गंबाश बोला, महाराज, आपको शायद गलती लग रही है, मेरे खेमे में तो सिर्फ 2 मेहमान आए हुए हैं। उनमें से एक का नाम अंबर है जो आग पर चलने का करतब दिखाता है। जादूगर उस्ताद की आवाज आई, नादान गंबाश, गौर से सुन, उनके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम मारिया है, वो किसी को नजर नहीं आती। विशाखा केटी उस गैबी लड़की मारिया की जेब में है। गंबाश तो दंग होकर रह गया। बोला, महाराज, उस मारिया गैबी लड़की से मैं अपनी विशाखा केटी कैसे हासिल कर सकता हूँ? जादूगर उस्ताद ने कहा, तो जिसको विशाखा कह रहा है वो मारिया की बहन केटी है और तुम्हारे पास जो 2 आदमी आए हुए हैं वो भी केटी के भाई हैं और उसी की तलाश में तुम्हारे पास आई हैं। उनमें से एक का नाम अंबर और दूसरे का नाम थ्यूसोंग है। थ्यूसोंग में ये ताकत है कि वो अपनी मर्जी से, अपने इरादे से जिस शय को, जिस आदमी को अपनी उंगली से छूता है वो छोटे साइज का हो जाता है। तुम्हारी विशाखा केटी को उसी ने अपनी उंगली से छूकर छोटा कर दिया था। अब वो लोग तुमसे ये राज मालूम करना चाहते हैं कि तुमने केटी पर कौन सा जादू किया है कि वो ना सिर्फ अपनी याददाश्त भूल गई है बल्कि उसका चेहरा भी स्याह हबशी औरत का बन गया है। इसी राज को मालूम करने की खातिर वो तुम्हारे खेमे में अभी तक मौजूद हैं, वरना वो केटी को लेकर अब तक जा चुके होते। अब जादूगर गंबाश की समझ में सारी बात आ गई। उसके जादूगर उस्ताद की रूह ने उसे सब कुछ बता दिया था। अब उसने अपने उस्ताद से कहा कि वो उसकी मदद करे कि वो उन लोगों से अपनी विशाखा केटी दोबारा वापस ले ले। उस्ताद जादूगर की रूह ने कहा, अब दिन निकल आया है, अभी तुम वापस अपने खेमे में जाओगे तो अंबर तुमसे वो मंत्र मालूम करने की कोशिश करेगा जिसकी मदद से तुमने विशाखा केटी को आधा काला और आधा गोरा कर दिया था। तुम उसे कहना कि मैं ये राज तुम्हें आधी रात को बताऊंगा जब सब सो चुके होंगे। फिर जब आधी रात गुजर जाए और अंबर तुम्हारे पास बैठा हो तो तुम थ्यूसोंग को भी वहां बुला लेना। जाहिर है कि गैबी लड़की मारिया भी वहीं आ जाएगी। फिर मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, तुम वो मंत्र पढ़कर मोमबत्ती की लाट पर जोर से फूंक मार देना। मोमबत्ती बुझ जाएगी, उसमें से एकदम से धुएं का बादल उठेगा जिसके साथ अंबर, थ्यूसोंग और मारिया बेहोश हो जाएंगे। उस वक्त तुम गैबी लड़की मारिया को देख सकोगे। बस फिर तुम विशाखा केटी को मारिया की जेब से निकालकर वहां से अफ्रीका के मुल्क सूडान की तरफ निकल जाना। अमारा की भी परवाह न करना, क्योंकि अगर अंबर और थ्यूसोंग या मारिया को होश आ गया तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। फिर मेरा कोई मंत्र तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। गंबाश ने कहा, गुरुजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मारिया को हमेशा देख लिया करूं, क्योंकि मुमकिन है वो मेरी तलाश में सूडान भी पहुंच जाए। जादूगर उस्ताद ने कहा, मोमबत्ती के तिलिस्मी धुएं की वजह से तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत आ जाएगी कि फिर तुम मारिया को देख लिया करोगे। अब मैं वापस जाता हूँ। इतना कहकर उस्ताद जादूगर की रूह नदी के पानी में गायब हो गई। गंबाश को विशाखा केटी की गुमशुदगी का राज मालूम हो गया था। वो खुशी खुशी दरख्त के नीचे से उठा और अपने खेमे वाले मैदान की तरफ रवाना हो गया। वहां अंबर, थ्यूसोंग, अमारा और मारिया उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अमारा परेशान थी कि गंबाश कहीं उसे अकेली छोड़कर चला तो नहीं गया। अंबर को यह परेशानी थी कि कहीं गंबाश उन्हें केटी के तिलिस्म का राज बताए बगैर तो गायब नहीं हो गया। जब उन्होंने गंबाश को आते देखा तो उनकी जान में जान आई। मारिया ने आहिस्ता से अंबर से कहा, अब इसे हाथ से मत जाने देना, हर हालत में इससे पता करो कि केटी पर इसने कौन सा तिलिस्म किया है। नाश्ता सबने मिलकर किया। नाश्ते के बाद अंबर ने गंबाश को एक तरफ ले जाकर कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सुबह तुम्हें आग पर चलने का मंत्र बताऊंगा और तुमने भी वादा किया था कि तुम मुझे वो मंत्र बताओगे जिसको फूंककर तुम एक औरत को आधा काला और आधा गोरा बना देते हो। गंबाश पहले ही से तैयार था, कहने लगा, मैं तुम्हें आज आधी रात के वक्त वो मंत्र बताऊंगा, मगर तुम्हें थ्यूसोंग को साथ रखना होगा ताकि वहां कोई गवाह मौजूद हो, ताकि बाद में तुम ये ना कह सको कि मैंने तुम्हें मंत्र नहीं बताया था, बल्कि तुम पहले ही से उसे जानते थे। अंबर बड़ा खुश हुआ, बोला, तुम फिक्र ना करो, थ्यूसोंग मेरे साथ होगा। रात को अंबर ने आग पर चलने का करतब लोगों को दिखाया। जितनी आमदनी हुई अंबर ने वो सारी की सारी गंबाश को दे दी। विशाखा केटी अभी तक मारिया की जेब में थी। अंबर ने थ्यूसोंग और मारिया को बता दिया था कि गंबाश आज रात केटी का तिलिस्म उसे बताने वाला है।
मारिया और थ्यूसोंग भी बड़े खुश थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मकार गम्बाश उनके साथ एक खतरनाक चाल चलने वाला है। रात को अंबर और थ्यूसोंग गम्बाश के खेमे में आ गए।